गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम अगेन। आज हम हिस्ट्री के क्लास 8 एंड अध्याय 4 की बात करेंगे, जहां हमारा अध्याय का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आइए देखते हैं इसे। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने खुद यह ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके द्वीपों यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता था। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट हो दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो गया था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, आइए इस पर देखेंगे। जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों की रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह-तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घूम घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे-छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लगाने के लिए पेड़ों की ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर लगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद में वह घास फूस को के जलाने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख से पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी, तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी, वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्यकाल की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था।
इस समुदाय के लोग टोलियों बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों में इकट्ठा हुई चीजों के स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों की मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य में आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबारिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरिए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। आइए स्रोत एक में कुछ जानते हैं। शिकार का वक्त, बुनाई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों को काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास कर्म और मर्द औरत के बीच कामों में बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक विलियम एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चेत में औरतें इकट्ठा करने और बचे चुने ठुंडों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व में शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बिनकर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी
या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख के जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियां को ईंधन के लिए बिल लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुनाई होती थी और शिकार पर चलता रहता था। आषाढ़ के भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगी थी और कार्तिक कुटली में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किए जाता था। नाच गाना और शादियां भी फूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बैरव की तरह चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों को संग्रहण ही जीने का मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुनाई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था, इसलिए पुरुष बेवरों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वह उत्पादों की जरूरत पड़ने लगती थी। विलियम एल्विन द्वारा लिखित बेगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑफ खोडस पेपर नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित। आप ये चित्र 4 में देख सकते हैं कि ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की। बिहार का यह चित्र है 1946 ईस्वी का। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की वजह साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर आधारित भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय ने छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों पर वंशज माना जाता था, जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और कुछ बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासियों समूह शिकारी संग्रह या घुमंतू खेती करने वालों को मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते हैं। जंगलों में रहने वालों की जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी के समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये कैसे बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों का मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में
रखना होता था। पहले उनके पास तो ताकत थी, अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। चित्र 5 में आप देख सकते हैं यहाँ पूर्वोत्तर की निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर। जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रण करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्हें जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। जैसे कि आप देख चुके हैं अध्याय 2, पट्टेदार अपने भूस्वामी को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों स्थानीय रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेती की अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात से अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों की अधिकार उनकी माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। आगे इस चित्र में देखते हैं कुछ हम। आप इस चित्र में देख सकते हैं, चित्र 6 है। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। ये सारी भील औरतें हैं जो गुजरात में खेती कर रही है, उनकी तस्वीर है। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है। यही है घुमंती खेती। किस तरह से पेड़ों को काटा गया और उसके बगल बगल आप देख सकते हैं जो पेड़ बहुत ज्यादा मोटे थे, उन्हें काटने के लिए उन्हें बहुत भारी भरकम चीजें अपनानी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जो छोटे छोटे पेड़ थे उन्होंने उसे काटा और वहां अभी खेती कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सफाई और कीचड़ में वो धान लगा रहे हैं और यहाँ एक धान की खेती आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारी जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदगी रह सकते थे? इसीलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए।
औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि जोम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने रास्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। स्लीपर का मतलब है कि लकड़ी की क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। स्रोत 2 में देखते हैं क्या है। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वेरियल इल्वन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। इल्वन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात की शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। जीना कितना है मुश्किल। जमींदारी बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचे में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर देने के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पकाए कहां से अंग्रेजों के इस देश में। विरियर एल्विन एवं सॉमब्रोग हिवाले सॉन्ग ऑफ द मैकल पृष्ठ 316 से उद्धृत। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंगम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या। 19वीं सदी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मंजूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगेगा। यह समझने के लिए आए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अक्सर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादों पर जोर देने लगा। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 10 है। बिहार का कोयला खनिज के 2 यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं, कोयला खनिज है। और 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला
खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी, तो ये दोनों आदिवासी हैं, और अंधेरी और दम घोंटों खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने वाले आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नजदीक से देखने पर 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों और अपने व्यापार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जाए रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में विस्तार विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। गतिविधियां पे एक बार नजर डालते हैं। पता लगाएं कि कोयला खदानों में काम कर के हालात बदल गए हैं या नहीं। पता लगाएं कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत का क्या कारण होता है। आइए बिरसा मुंडा पर कुछ नजर डालते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते और बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों पर नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडो के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुनी ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों की यानी कि जो मुखिया होते थे विद्रोह का आरंभ करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण की युग की बात किया करते थे जो मुंडा लोग द्वीपों और उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी कि मूल्य की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोग को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिलता था। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए तो अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो केवल हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उन्हें वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन व जादू टोना में विश्वास न रखें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा के मिशनरियों और हिंदू जमींदारों भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे
जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रण करते थे, पेड़ और बागान लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिके रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशान थी। वह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनियति उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा था तो अंग्रेज ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। फिर बात आई 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता की प्रतीकों का निशाना बनाने लगे, टिकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून करने के लिए मजबूर किया जिनकी जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। आइए एक अन्यत्र पर ध्यान देते हैं। हमें नकदी की क्या जरूरत? ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुओ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहां के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। कहते हैं, नकदी है बेकार या कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से काम करूं, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर? तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को ही नहीं है कुछ तो मैं चिंता क्यों करूं? कोहेन, क्लार्क एवं हसवेल संख्या दी इकोनॉमी ऑफ सब्सिडेंस एग्रीकल्चर 1970 में उत्कृष्ट एक गीत पर आधारित। कुछ क्वेश्चन है उसे हम कभी करेंगे और आप इससे पहले कोशिश करें, फिर हम इसे आंसर देंगे आपको। फिर से याद रखें, रिक्त स्थान को भरे। क, अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया। ख, झूम खेती के बीज बोने के तरीके को डैश कहा जाता है। मध्यकाल में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासियों मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिला है। घ, असम के डैश और बिहार के डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। इसी तरह आपको सही और गलत बताने हैं। ख, आइए विचार करें। 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ब्रिटिश शासन के घुमंतु
खरस्रोतकारों के सामने कौन सी समस्या थी? औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियों की ताकत में क्या बदलाव आए? 5वां, दीकुओं और से आदिवासियों से के गुस्से को के क्या कारण थे, ये आपको बताना है। 6ठा, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों की इतनी आकर्षित क्यों लगने लगी थी, ये भी आपको बताना है। और साथ में क्वेश्चंस आपको करने हैं, उन्हें अपने माता-पिता, दोस्तों और शिक्षकों की बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों के नाम पता करें और उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आप इसे दोबारा-तिबारा सुनें। जय हिंद, जय भारत।